चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। 16 जुलाई। आज सबसे पहला करंट अफेयर्स आने वाली टेक्नोलॉजी जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे है 5G टेक्नोलॉजी। जैसे अभी हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं इसे हम 4G कहते हैं। ठीक है। जी का इसमें मतलब होता है जनरेशन। तो 1G 2G 3G 4G और अब अगले साल आ जाएगी 5G। हर बारी कोई ना कोई नई चीजें, जैसे सबसे पहले 1G जो था उसमें तुम्हारे कॉलिंग का फीचर आया था। पहली बारी दुनिया में कोई लोग एक दूसरे को मोबाइल से कॉल कर सकते थे। 2G में तुम्हारे एसएमएस जो मैसेजेस भेजते हैं ये 2G टेक्नोलॉजी थी। जब हम एसएमएस ये सब कुछ करने लगे ये 2G टेक्नोलॉजी थी। 3G टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे को मल्टीमीडिया मैसेजेस के थ्रू मल्टीमीडिया सेंड करने लगे। पर याद ही होगा जिन्होंने 3G यूज किया कभी, स्पीड बहुत ही कम होती थी। बस शेयरिंग शुरू हो गई थी पहली बारी कोई मल्टीमीडिया। देखो एक बार दोबारा से एवोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहला एवोल्यूशन जिसे हम 1G कहते हैं उसमें था कि हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। कॉलिंग होने लगी। ये जो सबसे पहले फोन आए थे उनकी टेक्नोलॉजी है। सेकंड जनरेशन जाते तक अब कॉल के सिवा लोग एसएमएस भी कर सकते थे। देखो ये अब सुनने में लगता है कि ये कौन सी अचीवमेंट्स है, ये तो हर चीज, क्योंकि हम उस जनरेशन से पास कर चुके हैं। तो पिछली टेक्नोलॉजी हमेशा ऐसा लगता है हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पर हर टेक्नोलॉजी एक स्टेज के साथ आ रही थी, एक डेवलपमेंट का पाथ निकल के आ रही थी। तो सबसे पहले कॉल करना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उसके बाद एसएमएस की फीचर साथ में जुड़ा। उसके बाद 3G जब आया तो तुम एक दूसरे को मल्टीमीडिया की फाइल्स, कोई फोटो कोई वीडियो शेयर कर सकते थे। जहाँ से वो एमएमएस भेजने का कंसेप्ट सामने आया था। ठीक है। मल्टीमीडिया मैसेजेस जो थे वो भेजने का कंसेप्ट आया। कोई फोटो किसी को सेंड करनी है, कोई वीडियो सेंड करनी है, कोई ग्राफिटी सेंड करनी है, वो भेज सकते थे। तो ये पहला रेवोल्यूशन फिर शुरू हुआ जहां से अगली टेक्नोलॉजी आई 4G। 4G ने एक तो आपकी स्पीड्स बढ़ा दी, दूसरा हर एक को ओवर इंटरनेट जो सोशल मीडिया का जो जैसे कहते हैं कि हाइप थी वो 4G ने क्रिएट की। तो हर किसी को एक एक्टिव इंटरनेट पर जाने की 4G लेके गया है सबको इंटरनेट पे। ठीक है। अब 5G क्या करने वाला है? 5G पे ये जो स्पीड्स हैं इससे हम जो 4G यूज करते हैं इसमें हाईएस्ट स्पीड जो हमें मिल सकती है वो 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड की मिल सकती है, 1 Gbps बी। ठीक है। ये इंडिया में तो खैर ये स्पीड ही नहीं आती। अगर ये स्पीड चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये होती है मैक्सिमम स्पीड्स। ये कमर्शियल, ये रेजिडेंशियल यूज के लिए या आम कमर्शियल यूज के लिए भी नहीं होती। इनके लिए फिर वही होते हैं इनके स्पेशल चार्जेस। अगर 1 Gbps किसी को स्पीड चाहिए, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्फोसिस जैसी कंपनीज ये अपने वहां पर जरूर लगवाती हैं, बिकॉज उन्हें हाई स्पीड डेटा की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए फिर डेडिकेटेड लाइंस बिछाई जाती हैं और उनका महीने का बिल ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए आता है अगर इतनी स्पीड चाहिए। हमारे जितनी आती हैं 4G हम सब के लिए उतनी काफ़ी होती हैं। सारे हमारे नॉर्मल काम, लर्निंग सब कुछ पूरा हो जाता है। ठीक है। तो हमें इतनी डेडिकेटेड लाइंस की कभी ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही लार्ज स्केल कंपनीज को होती है। तो मैक्सिमम स्पीड 4G के अंडर 1 Gbps पर सेकंड आ रही थी। 5G अब इसे इंक्रीज करके 10 Gbps तक ले जाएगा। यानी कि तुम किसी चीज पे क्लिक जैसे ही करोगे, लेट्स सपोज कोई 3 घंटे की मूवी है, तुम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे वो साथ के साथ 3 घंटे की जो पूरी मूवी है वो सारी की सारी 4K में लोड हो चुकी होगी, यानी कि हाईएस्ट HD क्वालिटी में लोडेड पड़ी होगी। तभी कहते हैं जो आने वाली टेक्नोलॉजी है 5G की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इससे पहले
जिनके पास भी प्ले स्टेशन होते थे या कोई भी गेमिंग स्टेशन होते थे, गेम्स की सीडीज या उन्हें डाउनलोड करके रखना पड़ता था। वो हर चीज की जरूरत खत्म होने वाली है। मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं जैसे मूवीज का भी मैंने एग्जांपल दिया, कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर चीज इंटरनेट पे सर्वर्स पे पड़ी होगी। तुम्हें सिर्फ अब क्लिक करना होगा, वो तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे इमीडिएटली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो कोई वेटिंग टाइम नहीं, कुछ नहीं। तो वो 5G टेक्नोलॉजी है। ये कहाँ से न्यूज़ आ रही है? जियो ने तुम्हारे अनाउंस किया है कि वो अगले साल, ठीक है, तुम्हारी 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ये अगले साल तक तुम्हारी 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी। ठीक है, जियो लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली एयरटेल सबको लॉन्च करनी पड़ेगी, तो अगले साल तक आ जाएगी। इसमें क्या होगा, जो 5G सेंटर है इसमें भी अभी की तरह देखो तुम्हारे नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। एक एरिया इन मार्क्ड होता है जो एक टावर से चलता है। हम कहते हैं ना, टावर के कनेक्शन से ही तुम्हें नेटवर्क आता है। तो ऐसे ना अलग अलग सेल बने होते हैं जो अपने एरिया में कॉलिंग और खासकर इंटरनेट के लिए ये बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज कॉलें तो तुम्हारी लंबी फ्रीक्वेंसी पे फेंकी जा सकती हैं। इंटरनेट और खासकर जो तेज इंटरनेट है ना, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट फ्रीक्वेंसी तक ही रहता है। यानी कि तुम्हें इसका सेल यानी कि टावर तुम्हें ज्यादा लगाने पड़ेंगे अगर तुम्हें 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर लोगों से जितना टावर दूर होता जाता है ना, उतना ये इंटरनेट का सिग्नल वीक होता जाता है। और जितना वीक होता जाएगा उतनी स्पीड अपने आप गिरती जाती है। तो टावर जितने ज्यादा लगाओगे उतने ये सर्कल्स छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिवली सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है कि 5G के जो सर्कल होंगे, 5G के जो टावर के सर्कल होंगे, वो 4G से छोटे होंगे साइज में। ठीक है, जो अभी 4G के लिए हम सर्कल्स यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक टावर जितने एरिया को सर्व कर रहा है उस एरिया को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इंटरनेट स्पीड एक तो तेज होगी। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया अप टू 10 GB पर सेकंड स्पीड आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एप्लीकेशंस काम कैसे करने लगेंगे। देखो, अब जो मॉडर्न डे लैपटॉप्स और जितनी भी तुम्हारी चीजें आ रही है ना, एक नया फील्ड 5G के साथ जो सबसे ज्यादा इमर्ज होने वाला है, उसके बारे में जैसे कल के करंट अफेयर में बात की थी, पर आज फिर बात करेंगे क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी की बात आ गई है। कल तो स्टूडेंट का डाउट था, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। स्टेट सर्विसेज, पीसीएस, एचएएस, इनमें भी आ सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स है। मतलब इसे तुम साल में कम से कम 5 से 7 बारी तो पढ़ने ही पढ़ने वाले हो, सिर्फ करंट अफेयर्स में। ठीक है, स्टार्टिंग नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट अलग है, पर यहाँ तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। प्लस इस साल या अगले साल जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं, मेंस में जो GS3 का पेपर होता है, उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है या इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है, आजकल देखो हर चीज जो अब मॉडर्न टाइम में आ रही है उसे ना इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है। चाहे कोई कार हो, चाहे कोई मेडिकल डिवाइस हो, कुछ भी हो, उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, जब वो इंटरनेट से जुड़ेंगी, दूसरी साइड पे कोई और कंप्यूटर भी होगा, ये दोनों आपस में डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे जब ये इंटरनेट पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर पाएगा। तो होगा क्या, कोई भी चीज जो इंसानों को चाहिए, तुम्हारे बोले बिना, वो सारी चीजें इसके साथ, मतलब एक चीज और जोड़ी जा रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं सब समझाता हूँ क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डेफिनेशन बताऊं अच्छे से, कि जो तुम्हारी फिजिकल डिवाइसेस हैं, जो तुम वैसे यूज करते हो, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारी फिजिकल डिवाइसेस हैं। अब फ्रिज का इंटरनेट से क्या लेना देना, ठीक है, वो भी समझाऊंगा। फिजिकल
डिवाइसेस जब डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट की जाती हैं उन्हें कहते हैं कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। क्योंकि फिजिकल डिवाइसेस जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगी तो लेट्स सपोज तुम्हारा एक टाइम पे जाके तुम्हारा माइक्रोवेव, तुम्हारा फ्रिज, सारा किचन इंटरनेट पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मशीनें ना ओवर द टाइम तुम्हारा बिहेवियर स्टडी करती हैं। तुम कब उठते हो, तुम्हारा क्या पैटर्न है, तुम्हारा सारे दिन का क्या रूटीन है, उसके मुताबिक ना वो अपनी लर्निंग बिठाती हैं। ठीक है, क्या लर्निंग बिठाती हैं कि कैसे हम अडॉप्ट करें टू बी बेस्ट सूटेबल टू यू, कि कैसे हम इस इंसान की लाइफ ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तुम लेट्स सपोज अपने किसी भी डिवाइस से कोई स्पेसिफिक काम लेते हो, तो तुम्हारे अपने आप उसे चाहिए कि उस मशीन को चाहिए कि तुम्हें अपने आप वैसे ही सजेशन पेश करे जैसे तुम चाहते हो। तो वैसे ही मॉडिफिकेशंस हो, वैसे ही अडेप्टेशंस हो, ताकि तुम वैसी ही चीज़ों को देखो। तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस वर्ल्ड में क्या लेना देना है? मतलब जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मिला के ही पूछा था, उसे कंबाइनली तुम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन मतलब उन्होंने पूरा ना ऐसे पैराग्राफ दिया और नीचे पूछा कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। उसका सही ऑप्शन था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो सुनने में कभी भी, अगर कभी पहले नहीं सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सुनने में कभी भी सही ऑप्शन सुनता नहीं है कि ये क्या मतलब बना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पर यही सही ऑप्शन था। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन कैसे बनता है और ये सही ऑप्शन कैसे है, मतलब पूरे वो मैं तुम्हें पैराग्राफ समझाता हूँ। कि लेट्स सपोज तुम रोज सुबह 8 बजे उठ रहे हो। 8 बजे उठते ही तुम चाहते हो कि तुम्हारे रूम में लाइट आए, तो तुम्हारे कर्टन्स अपने आप साइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर को पता है कि तुम 8:15 पे रोज नहाने जाते हो, तो वो 7:50 के अराउंड पहले ही तुम्हारा गीजर ऑन करके रखेगा। मतलब अगर विंटर्स का टाइम है तो गीजर पहले ही ऑन हुआ होगा, ताकि पानी तुम्हें 8:15 पे गर्म मिलेगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना। उसके बाद उसे पता है तुम नहा के अराउंड लेट्स सपोज 9 बजे ब्रेकफास्ट के लिए आते हो, तैयार होके 9 बजे ब्रेकफास्ट के लिए आते हो। तुम्हारे टोस्टर को पहले ही पता होगा कि तुम 2 ब्रेड के पीस खाने वाले हो। ठीक है, एक साथ में मिल्क का ग्लास लेने वाले हो, जो फ्रिज के अंदर टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी, वो तुम्हारे फ्रिज के अंदर एक ग्लास पोर करके रखेगा उस क्वांटिटी का जिस क्वांटिटी का तुम पीते हो। तो तुमने बस फ्रिज खोलना है, ग्लास उठाना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी कार को पहले ही पता होगा तुम 9:15 पे ऑफिस के लिए निकलते हो, कॉलेज के लिए, जैसे जहाँ पे भी जाना है। उसने पहले ही बेस्ट रूट तुम्हारे लिए ढूंढ के रखा होगा कि किस रूट से जाएं, सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, प्लस जो इससे आगे टेक्नोलॉजी आने वाली है वो तो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, कि गाड़ियां खुद अपने आप को चलाने वाली है। वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जहाँ पे अब ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ियां अपने आप को ड्राइव करेंगी। तो सारी कारों में इसीलिए इंटरनेट की फैसिलिटी धीरे धीरे लाई जाएगी, बिकॉज कार्स ओवर द टाइम एक दूसरे से बात कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, ताकि जब भी ह्यूमंस की जरूरत ना पड़े। लेट्स सपोज कोई भी इंटरसेक्शन आने वाला है, यहाँ पे जो लाइट्स लगी हैं उनके अंदर भी इंटरनेट हो, उन्हें पता हो कि इस साइड से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, तो कोई टाइमर की जरूरत नहीं होगी। तो उन्हें पहले ही पता होगा इस साइड पे ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, बिकॉज सारी कार्स अगर इंटरनेट से जुड़ी होगी, पता ही है इधर से आ रही हैं, तो वो अपने आप इधर ग्रीन लाइट ज्यादा रखेगा। अगर ये लेन खाली पड़ी हुई है तो इसे ग्रीन लाइट की जरूरत ही नहीं है, तो वो अपने आप उस साइड ग्रीन लाइट करेगा ही नहीं जब तक कोई कार नहीं आती। ठीक है, उसके बाद जब गाड़ियां सारी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और सेल्फ ड्रिवन है, ह्यूमंस नहीं इंटरफेयर कर रहे, तो कार एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे की स्पीड का एनालिसिस और एक दूसरे का रास्ता शेयर कर सकती हैं। तो जिसे पता है कि एक कार ने इधर आके इधर मुड़ जाना है और दूसरी ने सीधा जाना है, तो इन दोनों में यहाँ पे कोलिजन ना हो, तो एक गाड़ी अपने आप पीछे से ही, लेट्स सपोज 80 पे आ रही थी, वो अपने आप 60 पे हो जाएगी, ताकि ये गाड़ी निकल जाए और उससे ये रूट मुड़ने के लिए बिल्कुल खाली मिले। तो कोई जाम लगने की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। पर ये जो मैं तुम्हें अभी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, इसे
तुम अपनी लाइफ में जरूर विटनेस करोगे, बट इमीडिएट फ्यूचर नहीं है ये डेवलपमेंट है। 5G इसकी तरफ एक शुरुआत है, ठीक है, बिकॉज ये जो डेटा है ना, इसे रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी, बहुत ही हाई स्पीड पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि गाड़ियां, अगर लेट्स सपोज कार्स की बात करें, अगर कार्स एक दूसरे से बात ना कर पाई, कोऑर्डिनेशन ना बिठा पाई, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स होंगे। तो ये रियल टाइम बहुत ही तेज स्पीड पे इंटरनेट के थ्रू डेटा शेयरिंग की जरूरत है। और 5G हमें उस पोटेंशियल तक लेके जाता है जहाँ पे हम ये सब कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों के पॉइंट्स सारे यहाँ पे समझाए हुए हैं, सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं और याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में, दोनों में आ सकती है। सर नेक्स्ट। हाँ जी चाइना में तो इंट्रोड्यूस हो चुका है ये। सर, मैंने चाइना चाइना भी शुरुआत कर रहा है। देखो, ऐसे तो 5G अगर मैं तुम्हें बताऊं, जापान और जो साउथ कोरिया है ना, ये दोनों इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। मतलब दो सेल्फ हजार ड्रिवन कार्स, सेल्फ ड्रिवन कार्स जो आप बता रहे हो ना, नहीं ये अभी नहीं 3 या 4 दिन पहले मैंने न्यूज में सुना था कि चाइना ने डेवलप किया सेल्फ ड्रिवन कार। उसका ट्रायल सक्सेसफुल हो गया था। बिल्कुल सर, ये सिर्फ तो चाइना ने नहीं डेवलप की है। बहुत सारी, अगर तुम अलग अलग कंपनीज भी अगर देखोगे ना, जैसे आपकी BMW, मर्सिडीज, ये जर्मन कंपनीज हैं, वो भी डेवलप कर चुकी हैं। आपकी जो निसान है, वो क्या कहते हैं, वो भी इसे टेस्ट कर रही है। तो कंपनीज बहुत सारी हैं, पर ये अभी बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जहां पे एक्चुअली इनका यूज, इन्हें टेस्ट ट्रायल्स भी अलाउड है। जैसे इंडिया ने बैन कर दिया कि हमारी गलियों में मत ही चलाना, ठीक है, क्योंकि मशीन को हमारी गलियां कभी समझ ही नहीं आएंगी कहाँ से कहाँ जाना है और हमारा ट्रैफिक कैसे आता है। तो हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। पर जैसे आप वो देखोगे, अमेरिका में ना एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस पूरी सेल्फ ड्रिवन कार्स को ना, अभी कमर्शियल, सॉरी, यूजर के लिए अभी पूरी तरह अलाउड नहीं है। तो इसका ना लूप होल ढूंढा टेस्ला ने। जो टेस्ला कंपनी है, एलॉन मस्क की अमेरिकन कंपनी है, इसने ना एक लूप होल ढूंढा कि हम इसका नाम चेंज करके डाल देते हैं फीचर, ऑटो पायलट के नाम से, जो असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा। पर ये जो बेसिकली टेस्ला ने फीचर डाला है ना, ये 100% खुद काम करता है। तो टेस्ला का क्रिटिसिज्म कहाँ आया? लोग क्या करते हैं, बथेरी बारी इसकी वीडियोस बन चुकी है, सब कुछ बन सकती है। आप यूट्यूब पे जाओगे, टेस्ला सेल्फ ड्रिवन, उस पर दिख जाएगा आपको ये वीडियोस। हुआ क्या, टेस्ला ने ये सिस्टम तो दे दिया, टेस्ला ने सोचा चलो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लोगों को। लोग इसे यूज कैसे कर रहे हैं, लेट्स सपोज तुमने एक लंबी जर्नी पे जाना है, लेट्स सपोज इंडिया में ये शुरू होता है, तो तुमने कहीं से भी, हाँ लेट्स सपोज चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना है, ठीक है, तो 4 साढ़े 4 घंटे की ड्राइव है कम से कम, अगर तेज भी जाओ। तो लोग क्या करते हैं, पैसेंजर सीट, जो साथ वाली सीट है, ड्राइवर सीट खाली छोड़ देते हैं, पैसेंजर सीट पे सीट बेल्ट डाल के सो जाते हैं। वो मशीन अपने आप को खुद चला रही है। तो तुम इतना ज्यादा, अभी ये टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट है, नो डाउट कि ज्यादा, अभी तक 90% ट्रायल ये सक्सेसफुल रहे हैं, पर 10% केसेस में एक्सीडेंट हुए हैं। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग, बहुत टाइम लगेगा। लोग जो बिल्कुल ही अंधा विश्वास कर बैठते हैं, वो इसे नुकसान भी कर जाता है। तो एक साइड पे हाँ डेवलपमेंट हो रही है, पर अभी इतनी रिलायबल टेक्नोलॉजी नहीं है। देखो, स्टार्टिंग में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, उस पर तुम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी जान को संभाल के रखेगा, ठीक है। कि जो लोग सो जाते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा केयरलेस हुए हुए हैं। तो ये अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे लास्ट टेस्ला क्रिटिसिज्म आया था कि टेस्ला ने एक नया फीचर डाला है कि तुम जहां पे हो बस कार का बटन दबाओ, कार अपने आप ड्राइव करके तुम्हारे आगे आ जाएगी। वो फीचर ठीक से नहीं काम किया। गाड़ियां फुटपाथ पे चढ़ रही हैं, ठीक है, तो सलमान खान की याद आ रही है सबको, ठीक है। तो फुटपाथ पे गाड़ियां चढ़ रही हैं, गलत लेन्स क्रॉस कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, बस तुम्हारे तक पहुंचने के लिए। पार्क के अंदर से कार आ रही है, ठीक है, मतलब वो सीधी चलती जा रही है। तो इस कारण अभी इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सर मतलब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G के ना डेवलप होएगी?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पर ये सारी टेक्नोलॉजीज अब जाके मिक्स होंगी और जाके इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनेगा। देखो इंटरनेट भी तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, कंप्यूटर्स आपस में डेटा भी एक्सचेंज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज तुम्हारे जो स्मार्टफोन्स हैं इनमें भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तुम्हारे स्मार्टफोन्स तुम्हारे मुताबिक कस्टमाइज अपने आप को लगातार करते रहते हैं। कोई भी चीज, जैसे कि लेट्स सपोज तुम एक फोटोग्राफ भी क्लिक करते हो, कई बार ब्लर आती है कुछ चीजों को, मतलब जैसे आजकल पोर्ट्रेट मोड आने लगे हैं। अब वो पोर्ट्रेट मोड ना इंटेलिजेंस के थ्रू लेंसेज, अब तुम्हारे डीएसएलआर जैसे फीचर वो छोटे से कैमरा में कैसे आ रहे हैं, तो बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज करता है कि मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें और पीछे ब्लर कौन सी चीज करनी है। तो नहीं तो ये डीएसएलआर ये काम करते होते थे, तो ये छोटे से कैमरा कैसे कर पाते हैं? इतनी तो अंदर उनमें टेक्नोलॉजी, कैमरा की टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर पता लगाता है कि ये मेन चीज है, बाकी की सारी चीज ब्लर करनी है। तो एक बार ही गलती करेगा, तुम बार बार जब फोटो क्लिक करके चेंज करने की कोशिश करोगे, कुछ टाइम बाद मशीन अपने आप सीखने लगती है कि अच्छा इससे नहीं, इसे ब्लर करना है, तो वो अपने आप ठीक करता है उसे। तो अगली न्यूज जो थी वो स्किल्ड इंडिया मिशन बारे है। ठीक है, कि इंडिया की स्किल डेवलपमेंट के लिए जो सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, स्किल इंडिया मिशन, उसके बारे में न्यूज थी। इसे तुम स्किल इंडिया मिशन भी कह सकते हो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी कह सकते हो, इंग्लिश दोनों ही इसके नाम है। तो ये शॉर्ट में है और ये लंबा नाम है इसका पूरा। इसे डायरेक्ट इसमें से तुम्हें स्टेटमेंट्स आएंगी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे मैनेज करती है। ठीक है, सबसे पहले कि इसे मैनेज कौन करता है, तो इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सरकार की ही बनाई हुई एंटिटी है जिसका बस काम है इस मिशन को देखना, और कुछ काम नहीं है इसका। इसे लॉन्च किया गया था कि 40 करोड़ इंडियंस को ट्रेन किया जा सके 2022 तक। ठीक है, तो 2015 में लॉन्च हुई थी, वो तब से लेके 2022 तक 40 करोड़ इंडियंस को किसी ना किसी स्किल में ट्रेन करना, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो प्लम्बर की हो, कोई भी हो। ठीक है, मैकेनिक की हो, कुछ भी हो। ठीक है, किसी ना कोई स्किल सिखानी है उन्हें। तो इसके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं इसके अंदर। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, फिर नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका हिस्सा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका हिस्सा है। स्किल लोन स्कीम इसका हिस्सा है। रूरल इंडिया स्किल इसका हिस्सा है। तो अभी बेसिकली हमने ये सारी स्कीम्स नहीं इस करंट अफेयर में कवर की, बिकॉज ये किसी ना किसी जहाँ पे करंट अफेयर में आएंगी। एक साल में एक स्किल इंडिया की ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स कभी ना कभी कवर होती रहती हैं, तो और कई इंपॉर्टेंट भी नहीं बची हैं, तो इस कारण एक्सेस में पढ़ने से अच्छा है जब जो चीज़ करंट अफेयर में आएगी हम तब कवर करेंगे। इस आज की न्यूज़ में जो चीज़ें कवर्ड थी वो थी, सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र क्या है। तो बेसिकली जो तुम्हारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये क्या कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ओपन कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट, पूरी हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर ओपन होना चाहिए जो बिल्कुल मॉडल हो, जिसके अंदर ट्रेनिंग की सारी फैसिलिटीज, सारी चीज़ें अवेलेबल हों। ठीक है, इसे थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश करे। ये जो तुम्हारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी, ये लोन दे सकती है उसके लिए। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, मैनेज करेगा, सब कुछ करेगा। सरकार पीछे से बस ये बताएगी कौन सी स्किल्स देनी ज़रूरी हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग स्किल्स ऑफर की जाएंगी इन सेंटर्स में। एनएसजीसी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एनएसजीसी ऊपर वाली एजेंसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि ये ही इसे चला रही है। ठीक है, तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वही मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वही सब कुछ लिखा हुआ है। इसके क्या इसके थ्रू अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि बेंचमार्क इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो कॉम्पिटेंस बेस्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कर सकें। इसमें क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और कनेक्शन जो स्टेक होल्डर्स के साथ है, तीनों चीज़ें कनेक्ट की जाए, यानी कि क्वालिटी भी दी जाए, ऐसी स्किल जो सस्टेनेबल भी हो, और ऐसा ट्रेनिंग मॉडल जो लगातार फॉलो किया जा सके।
वो बनाया जाए। और कनेक्शन, कनेक्शन किनका, जो नौकरी ढूंढ रहा है और जो नौकरी देना चाहता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में कनेक्शन क्रिएट किया जाए। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ मैंडेट लूज ड्रिवन फुट लूज मॉडल टू सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन मॉडल। फुट लूज मॉडल का क्या मतलब होता है? देखो, फुटलूज वर्ड जहां पे यूज होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक फिक्स जगह ना होना। मतलब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं। हम कुछ इंडस्ट्रीज को कहते होते हैं फुटलूज, फुटलूज इंडस्ट्रीज। कभी सुना है ये वर्ड? फुटलूज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल से टाइड अप नहीं है। तुम इस इंडस्ट्रीज फैक्ट्री को कहीं पे भी ओपन कर सकते हो और वो चल पड़ेगी, तुम्हें पता है अगर उसकी रिसोर्सेज कहाँ से है। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि वो फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि तुम्हारी कार मैन्युफैक्चरिंग, तुम्हें सिर्फ सारा रॉ मटेरियल कहीं से सोर्स करना है, तुम फैक्ट्री कहीं पे भी लगा सकते हो इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इन्हें कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज। पर हमेशा देखना, जैसे कि तुम्हारी रीजन स्पेसिफिक या लोकेशन स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसका एग्जांपल बताऊं तो जैसे कॉटन मिल्स है जो कॉटन को प्रोसेस करती हैं, ये उसी एरिया में पाई जाएंगी जहां पे कॉटन उगाई जाती है, ज्यादा दूर नहीं इनसे पाई जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन जो है, अगर लेट्स सपोज ये बहुत टाइम पड़ी रहे, ये ना अपना वेट लूज कर जाती है। यानी कि वेट लूज करने का मतलब है कि लेट्स सपोज जितने कॉटन के उस फ्लावर से अल्टीमेटली धागे बनने हैं, वो धागों का स्ट्रेन कम होता जाता है, वो छोटा होता जाता है, वो लूज करती जाती है एटमॉस्फेयर को अपना। तो जितनी जल्दी कॉटन प्रोसेसिंग में जा पाएगी, उतने ज्यादा थ्रेड्स निकल पाएंगे, उतने ज्यादा अच्छा कपड़ा बन पाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज तुम मध्य प्रदेश, सबसे बेटर सॉइल वहां पे है, ब्लैक सॉइल है कॉटन उगाने के लिए, मध्य प्रदेश में तुम कॉटन उगा रहे हो, तो तुम तमिलनाडु में जाके इसकी फैक्ट्री लगा लोगे। ज्यादातर जब हम ज्योग्राफी के टाइम हम पढ़ते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो ज्यादातर हमेशा देखना मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र के एरिया जहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है ना, और एक्चुअली सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो होती है, वहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है इंडस्ट्रीज की। और इंडस्ट्रीज लगा लो, जैसे तुम्हारी ब्रेड बनाने की इंडस्ट्रीज है, ये ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के एरिया में लगी हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे है। तो ये अपने उस रॉ मटेरियल से बंधी हुई है। ठीक है, ये कहीं और नहीं लग सकती, क्योंकि फिर ब्रेड ही बहुत महंगी पड़ जाएगी। इन्हें नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि वीट चाहिए, वीट यहाँ से पे इंडिया में सबसे ज्यादा उग रही है, तो यहाँ पे ये लगी हुई है। तो दूसरी इंडस्ट्रीज जिन्हें लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल कहीं और से ही सोर्स होना होता है, उन्हें कहते हैं वो फुट लूज है, वो कहीं पे भी लगाई जा सकती है। ठीक है, कि आज यहाँ पे है, कल कहीं और बेटर जगह, बेटर टैक्सेस मिलेंगे, वहां चली जाएगी। तो ये फुट लूज इंडस्ट्रीज होती है। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, आईटी सेक्टर सारा का सारा लगा लो, आईटी सेक्टर को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर, एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, जहां मर्जी लगा लो तुम। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद एक नई चीज जो अभी रिसेंटली शुरू की गई है कोविड के चलते हुए, ये तुम्हारे लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे तो देखो पुराने करंट अफेयर्स हैं। पूछा जा सकता है तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं पेपर में, इस साल भी अगले साल भी। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ठीक है, तो पता ही है आत्मनिर्भर का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो उसके नाम पे ही ये पोर्टल, पोर्टल होता है मतलब एक तरह का वेबसाइट, एक तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हें यही आ सकता है, असीम प्लेटफॉर्म क्या, किस चीज से रिलेटेड है? तो उसका आंसर होगा स्किल मैपिंग या स्किल ट्रेनिंग, ऐसे करके स्किल से जुड़ा जो आंसर होगा वो सही ऑप्शन होगा, असीम। ये सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनता होता है। ठीक है, जो सबसे आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आगे जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हें स्टेटमेंट्स बन के पूछे जा सकते हैं।
इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो और ब्रिज डिमांड और सप्लाई का गैप पूरा करने की पूरा प्रोसेस है। देखो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ, ये सारे पॉइंट्स रीड कर लेना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब जिन लोगों को तुम स्किल सिखा रहे हो, मैंने लोगों को लेट्स सपोज केंद्र में अब स्किल सिखा दी, किसे पता मैंने किसे सिखाई है और कहाँ सिखाई है? अल्टीमेटली जिसने एम्प्लॉय करना है उसे पता भी तो होना चाहिए उसके आसपास कौन सी स्किल अवेलेबल है, उसे कौन सा पर्सन इजीली मिल जाएगा नौकरी के लिए। तो वो क्या करेगा, उसे कुछ नहीं करना, उसे बस इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, सीम प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपनी रिक्वायरमेंट डालनी है, और उस रिक्वायरमेंट से जो भी कोई भी पर्सन मीट करता होगा उसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं कि अल्टीमेटली एक डिमांड और सप्लाई, इसमें गैप था कि तुम जितने लोग मार्केट में नौकरियां ढूंढ रहे हैं और जितने लोग कोई ना कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं जिन्हें नौकरियां देनी है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब स्किल तुमने किसी को सिखा दी, लेट्स सपोज किसी को कोई मैकेनिक बना दिया, पर कार मैन्युफैक्चरिंग वालों को पता ही नहीं है कि मैकेनिक हमारे इतने पास कौन से अवेलेबल है, तो अल्टीमेटली उन्हें स्किल सिखा के क्या करोगे? तो इससे क्या होगा, वो डायरेक्टली जान पाएंगे अच्छा इस पर्सन को ये स्किल आती है, हमें ये चीज चाहिए। दूसरा असीम प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा जो पर्पस बनने वाला है, वो ये बनने वाला है कि जो एम्प्लॉयर है, लेट्स सपोज कोई नई स्किल्स चाहिए इन्हें, वो अपने इनपुट डाल सकते हैं। अब एम्प्लॉयर जो कंपनी में हायर कर रहा है, अगर उसने अपने इनपुट डाले कि मुझे इस क्वालिटी के लोग या इस चीज के लोग चाहिए, तो हो क्या रहा है, डेटा सरकार के पास जा रहा है, सरकार अपने सारे स्किल केंद्र में फॉरवर्ड करेगी कि ऐसी स्किल की ओवरऑल, अगर एक बंदा डालेगा वो तो कुछ नहीं है, मतलब अगर लेट्स सपोज उसी स्किल की डिमांड लगातार जनरेट होने लगती है, जैसे कि कोविड के बाद ऑनलाइन चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, तो ऑनलाइन स्किल्स ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। तो अगर सरकार को लगता है सबको अब आईटी सिखाना ज़रूरी है, तो सरकार अपने केंद्र में कंपलसरी कर देगी, चाहे कि कोई भी काम आता हो उससे सबसे पहले कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट चलाना भी सिखाओ, क्योंकि अगला इमर्जिंग फील्ड यही है। तो इसे कहते हैं असीम प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा। इसके जितने भी ये सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है, और बाकी पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट बन सकते हैं। यही सारा कुछ जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि वर्कर्स के लिए कैसे बेनिफिट होगा, उन्हें सारे अपने जॉब रोल सेक्टर सब कुछ के लिए मिल जाएगा। एम्प्लॉयर अपनी जो स्किल के लिए वो बंदे ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिल सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स को मदद मिल सकती है एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम इसके थ्रू हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज मैप बेस्ड चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, बेसिकली अमेरिका और ईरान के बीच में जब भी प्रॉब्लम की बात आती है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पक्का न्यूज में आता है। ये है क्या, अ, ये देखो, ये तुम्हारे ये वर्ल्ड मैप देखोगे, ये इंडिया है, ये वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे जिसे मिडल ईस्ट का एरिया कहते हैं, उस साइड पे आ गए। ठीक है, ये तुम्हारा यूएई है, ये तुम्हारा सऊदी अरेबिया है, और ये तुम्हारा ईरान है। सबसे पहले तो इनके बीच में जो पानी की बॉडी पड़ती है बड़े साइज की, उसे कहते हैं पर्शियन गल्फ, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जब सऊदी अरेबिया और ईरान की भी आपस में नहीं बनती, ये दोनों कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, बिकॉज इनमें डिवाइड है कि यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की है और सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम्स की है। ये इस्लाम के अंदर सेक्ट्स बने हुए हैं, दो जो मेजर सेक्ट्स हैं, तुम सुन्नी मुस्लिम हो सकते हो या शिया मुस्लिम हो सकते हो। ये बेसिकली इनमें बहुत ही कॉन्ट्ररी बिलीफ है इस्लाम को लेके, कि कौन
लेजिटिमेट सक्सेसर था, क्या होना चाहिए था, मतलब बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है जब से इस्लाम शुरू हुआ है। तो दो सेक्ट्स में इस्लाम बटा हुआ है, शिया और सुन्नी मुस्लिम्स में। इसके कारण सऊदी अरेबिया, क्योंकि सुन्नी मुस्लिमों का देश है, ये सारे इधर वाले ज़्यादातर तुम्हारे सुन्नी मुस्लिमों के, इस साइड पे शिया मुस्लिम है, तो इस कारण इन दोनों देशों में नहीं बनती। सऊदी अरेबिया के साथ होता है यूएसए, इसी कारण उसकी भी ईरान से नहीं बनती। ठीक है, नेचुरली उसका एलाई अगर सऊदी अरेबिया तो दूसरी साइड दुश्मनी रखनी ही पड़ेगी। तो इस कारण ये पर्शियन गल्फ एक बहुत ही टेंशन वाला जोन है, क्योंकि सबसे पहले तो जो दोनों साइड कंट्रीज है उनकी नहीं बनती, सिर्फ वाटर बॉडी ने डिवाइड कर रही है। ठीक है, नहीं तो ये लड़ते ही रहे एक दूसरे से। तो ये वाटर बॉडी में कुछ ना कुछ हलचल चलती ही रहती है। अब इस वाटर बॉडी में हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या लेना देना है हमारा? देखो, दुनिया की जो ज्यादातर ऑयल की सप्लाई है, जो तेल है, वो इसी एरिया से तो आता है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है, ये सारे ही तो तेल भेजते हैं, तो यहीं से तो सारा तेल जाना है बाहर। तो ये एरिया जितना डिस्टर्ब रहता है, दुनिया में ऑयल प्राइसेस भी उतने ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरिया में स्टेबिलिटी बनी रहे, पर वो बनती नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक सबसे ज्यादा जो कंटीजेंसी पॉइंट बनता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, वो है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ 21 माइल चौड़ा है, जहां से सारी शिप्स आती जाती हैं। ठीक है, इस 21 माइल छोटे से रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पड़ता है? दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन्हें कनेक्ट करता है? एक साइड पे पर्शियन गल्फ है और दूसरी साइड पे गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पतला सा रास्ता है, जो स्ट्रेट वर्ड होता है ना, स्ट्रेट वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? एक पतला सा पानी का चैनल, ठीक है, वाटर चैनल होता है, नैरो, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये देखो, दोनों साइड पानी खुल जाता है ना, तो ये दोनों बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा एरिया जो होता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो दुनिया के कुछ स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद रखने, उनमें से एक है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो एक साइड पे देखो तुम्हारा ओमान का एरिया आ गया, एक साइड पे ये ईरान का एरिया आ गया, एक छोटा सा। दोनों साइड पे कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ईरान और ओमान। ठीक है, तो ये एरिया लगातार यहाँ पे, क्योंकि इतनी पास पास शिप्स आ जाती हैं यहाँ पे, कई बार क्या होता है, अमेरिका की वॉरशिप्स और तुम्हारे ईरान की वॉरशिप्स बहुत ही पास पास होती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कई बार कोई ना कोई छोटी मोटी मिसाइल भी छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्लास्ट कर दे, सिर्फ इतना कि जो दूसरे की शिप डैमेज कर दे। ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी हरकतें एक दूसरे के साथ करते रहते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये थे आज के करंट अफेयर। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो तो पूछो। सर जो मैंने चाइना वाला बोला ना अभी पहले, हाँ जी, हाँ जी। वो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, शायद 4 या 5 दिन पहले, इतना ही रहा होगा। तो हम्म उन्होंने ना कुछ टैक्सी स्टार्ट किए कुछ स्पेशल रूट्स पे, साथ हम्म। में ड्राइवर बैठा के, वो सेल्फ ड्रिवन है, मतलब स्टार्ट हाँ कर दी उन्होंने, ट्रायल हो चुका था उनका। हाँ सर, नहीं ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी, अमेरिका में भी जैसे जो उबर है ना, अमेरिका में उबर भी सेल्फ ड्रिवन कार्स चला रही है। तो कुछ कंट्रीज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये जरूर कर रही हैं, पर वही है, जैसे अमेरिका ने भी यही किया है कि साथ में ड्राइवर हमेशा होना चाहिए। बिकॉज अगर मशीन से गलती होती है तो एंड मोमेंट पे कभी भी ड्राइवर टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, वैसे उबर ये टेक्नोलॉजी 2016 या 17 से तुम्हारे यूएसए में चला रहा है। तो ये सारी दुनिया में इसकी इमर्जिंग फील्ड है। देखो, चाइना एक बहुत बड़ी पावर बनती जा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया की दो सबसे जो बड़ी पावर्स हैं इस टाइम, वो यूएसए है और दूसरी साइड पे चाइना है। तभी इन दोनों में अब कोल्ड वॉर का सिनेरियो क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अब टक्कर देने लगे हैं। ठीक है, चाइना अब उसका बराबरी करने लगा है यूएसए की इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फील्ड, हर चीज में। तो इस चीज कारण
चाइना में हर वो चीज लेटेस्ट पैमाने पे चल रही है और कई चीजों में चाइना एक्चुअली यूएसए से आगे भी निकल रहा है। ठीक है, तभी माना जाता है कि यूएसए अब एक डिक्लाइनिंग पावर है। उसके और बस 30 से 40 साल बचे हैं। अमेरिका उसके बाद एक बड़ी पावर नहीं बचेगी। दो सबसे बड़ी, अगर हम अपने ट्रेंड पे चलते रहे तो 2050 तक जो दो सबसे बड़ी पावर रहने वाली है वो चाइना और इंडिया रहने वाली है, अगर सेम ट्रेंड पे रहने लगे। अमेरिका भी तीसरे नंबर पे आ जाएगा। पर वही है, इससे क्या होगा, इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर टेंशन है वो बढ़ती रहेंगी। देखो, चाइना और यूएसए पानी से डिवाइडेड है, इस कारण वो कभी भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आते। अगर दो सुपर पावर्स की कभी भी बाउंड्री लग गई तो हमेशा वॉर के चांसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ईगो क्लैश करती है दोनों देशों की। पर ये लॉन्ग टर्म है, अभी फिलहाल के लिए यूएसए और चाइना के बीच में वॉर है, और यूएसए हमारा एलाई है फिलहाल के लिए। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसमें जो टेक्नोलॉजी भी है, जैसे पूरी दुनिया अब क्या कर रही है, देखो 5G की टेक्नोलॉजी में अगर कोई सबसे आगे निकल चुका है रेस की, देखो जो सबसे पहले शुरू करता है ना उसके पास नेचुरल एडवांटेज होती है कि वो जीतेगा। ठीक है, चाइना सबसे पहले लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस कर गया। इससे पहले जापान, साउथ कोरिया, ये दोनों देश अपने स्मॉल स्केल पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये कमर्शियली लार्ज पूरी दुनिया के स्केल पे नहीं इसे फैला पाए। पर हुआवी जैसी जो कंपनीज हैं ये पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाने के लिए तैयार है। पर बिकॉज सारी दुनिया अमेरिका के लाई ज्यादा है और चाइना के ऊपर खैर लोगों का भरोसा भी नहीं है, दुनिया का भरोसा भी नहीं है, तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली, चाइना की हुआवे के ऊपर हर कंट्री बैन लगा रही है। जैसे कल ही तुम्हारे यूके ने बैन लगा दिया हुआवी के ऊपर। इंडिया ने मना कर दिया है कि हम चाइना की 5G टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे। अमेरिका ने मना कर दिया है। तो तुम्हारी दुनिया की मार्केट्स अपने आप को क्लोज कर रही हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इसे इस तरीके से समझो। बिल्कुल चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना सब कुछ कर रहा है, पर उसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नहीं? तो ये थे आज के करंट